तो कहानी के शुरुआत में हमें पायलट थियोडोर मार्टिन को दिखाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान थियोडोर अपने मिशन पर उड़ रहा होता है। तभी अचानक कुछ अजीब सा हो जाता है। वो बस एक पल के लिए अपनी पत्नी एलिजाबेथ की फोटो देखता है और अगले ही सेकंड बिना कुछ समझे सीधे 75 साल आगे भविष्य में पहुंच जाता है। इस रहस्यमयी घटना से इतनी तेज ऊर्जा निकलती है कि सड़क पर चल रही गाड़ियों के शीशे एक साथ चटक कर फट जाते हैं। उसी सड़क पर कार चला रही अन्ना विल्सन और उसका बेटा डैनियल ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी ऊपर से एक लड़ाकू जहाज गिरता हुआ आता है और पास की एक छोटी नदी के किनारे जाकर क्रैश हो जाता है। अन्ना डरते हुए तुरंत कार से उतरती है और जहाज की तरफ देखती है। जहाज पर शार्क का निशान बना होता है और साफ समझ आ जाता है कि ये इस समय का नहीं है। अन्ना फौरन फोन निकालकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी डैनियल की नजर कॉकपिट पर पड़ती है और उसे दिखता है कि पायलट अभी जिंदा है। बिना समय गंवाए अन्ना नीचे जाती है और पूरी ताकत लगाकर थियोडोर को जहाज से बाहर खींच लेती है। जहाज किसी भी पल फट सकता था, लेकिन तभी थियोडोर जान की परवाह किए बिना दोबारा अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी एलिजाबेथ की फोटो निकालनी होती है। सुरक्षित जगह पर पहुंचते ही थियोडोर चारों तरफ देखता है और सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी तो वो बर्मा के युद्ध क्षेत्र में था, फिर अचानक यहाँ ये दो अजनबी कौन हैं? डैनियल उसे बताता है कि ये बर्मा नहीं, अमेरिका का ओहायो स्टेट है। पहले तो थियोडोर को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो दूर खड़ी पानी की टंकी पर लिखा नाम देखता है तो चुप हो जाता है, क्योंकि यही उसका बचपन का घर था। इसके बाद भी उसका दिमाग पूरी तरह उलझा रहता है। पुलिस अधिकारी ऑफिसर रॉबर्ट सन्ना और डैनियल से सवाल जवाब करते हैं और बातचीत के बाद ये मान लेते हैं कि थियोडोर मानसिक रूप से ठीक नहीं है। कंप्यूटर रिकॉर्ड में उसका कोई नाम नहीं मिलता, ऊपर से पुराने जमाने की वर्दी और बिना रजिस्ट्रेशन वाला पुराना जहाज। पुलिस उसे पागल समझकर अस्पताल के एक कमरे में बंद कर देती है, लेकिन डैनियल को लगता है कि सच्चाई कुछ और ही है। वो बहाना बनाकर चुपके से थियोडोर के कमरे में जाता है और उसकी सैन्य पहचान की चीजें उठाकर देखता है। तब उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि वो सच में एक अमेरिकी सैनिक है। तभी थियोडोर की नींद खुल जाती है। वो कहता है कि आज 1941 की क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले का दिन है, लेकिन डैनियल उसे बड़े आराम से समझाता है कि आज 13 सितंबर 2016 है। डैनियल उसे साफ शब्दों में कहता है कि बाहर मौजूद सारे लोग आपको पागल समझ रहे हैं, मगर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सच्चाई जानने की बेचैनी में थियोडोर उससे मदद मांगता है और घबराहट में उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे डैनियल एक पल के लिए डर जाता है। तभी थियोडोर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत हाथ छोड़ देता है और माफी मांगते हुए अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसे दे देता है। वो बताता है कि ये चॉकलेट उसकी पत्नी एलिजाबेथ ने उसे सेना में जाने से पहले दी थी और तब से वो हर मिशन पर इसे अपने साथ रखता आया है, ताकि किस्मत उसका साथ दे और वो सुरक्षित लौट सके। बात अभी खत्म भी नहीं होती कि तभी अचानक पुलिस अधिकारी रॉबर्ट्स कमरे की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। बाहर खड़े लोगों को लगता है कि थियोडोर ने बच्चे को बंधक बना लिया है। हालात बिगड़ते देख थियोडोर घबराकर डैनियल से कहता है कि वो तुरंत पास के पुलिस स्टेशन जाए। वहां शेरिफ सिमंस नाम का एक अफसर है जो उसका पुराना दोस्त है और वही सबके सामने उसकी पहचान साबित कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि डैनियल कुछ कर पाता, पुलिस थियोडोर को काबू में कर लेती है और उसे जबरदस्ती सिडेटिव का इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। घर लौटते वक्त डैनियल बार बार अपनी माँ अन्ना से कहता रहता है कि उन्हें थियोडोर की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो चॉकलेट थियोडोर ने उसे दी थी उसके बारे में उसने इंटरनेट पर खोजा और पता चला कि वो चॉकलेट 30 साल से भी ज्यादा वक्त पहले बननी बंद हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि थियोडोर झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में अतीत से आया हुआ इंसान है। लेकिन अन्ना अब भी यही मानती रहती है कि थियोडोर मानसिक रूप से बीमार है और उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। माँ के मना करने के बावजूद डैनियल उसे लगातार समझाने की कोशिश करता रहता है और एक भी बात छोड़ता नहीं है। आखिरकार अन्ना मजबूर होकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका पति भी एक पायलट था और 2 साल पहले अफगानिस्तान में ड्यूटी के दौरान मारा गया था। यही यादें उसके दिल को अंदर से पिघला देती हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शायद डैनियल सही कह रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अंदर जाकर पूछते हैं कि क्या यहाँ सिमंस नाम का कोई शेरिफ मौजूद है। तभी लड़के की नजर पास रखी एक अलमारी में टंगी पुरानी काले सफेद फोटो पर पड़ती है और जो वो देखता है उसे यकीन ही नहीं होता। उस फोटो में साफ साफ थियोडोर नजर आ रहा होता है। लड़का जानबूझकर अपना बेसबॉल नीचे गिरा देता है ताकि पुलिस वालों का ध्यान भटक जाए और उसी मौके का फायदा उठाकर चुपके से वो फोटो उठा लेता है। फिर भी अन्ना मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि ये फोटो 1928 की है और मुमकिन है ये थियोडोर का दादा हो, क्योंकि शक्ल मिल जाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। इसी बीच दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी क्रैश साइट पर पहुंच जाती है और पूरे 10
मील के इलाके को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। एजेंसी का डायरेक्टर एक खास मशीन की मदद से आसमान में बन रही समय की दरार को स्कैन करता है, लेकिन मामला इतना अजीब होता है कि विज्ञान भी इसे ठीक से समझ नहीं पा रहा होता। तभी अचानक आसपास हल्का सा भूकंप महसूस होता है और डायरेक्टर को यकीन होने लगता है कि इस सारी गड़बड़ी की असली कड़ी उसी पायलट से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ अस्पताल में थियोडोर एक अजीब सी आवाज से आंख खोलता है और देखता है कि बाहर हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स के जवान खड़े हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब उसी के लिए आए हैं। जैसे ही मौका मिलता है और डॉक्टर उसकी जांच के लिए अंदर आता है, थियोडोर उसे बेहोश कर देता है, उसके कपड़े पहन लेता है, गार्ड्स को चकमा देता है और फिर अपनी फ्लाइंग यूनिफॉर्म पहनकर अस्पताल से बाहर निकल आता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर के गेट तक पहुंचता है, उसके ऊपर से आधुनिक लड़ाकू जेट उड़ते हुए गुजरते हैं और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये होती है कि कुछ लोग हाथ में पकड़े काले डिब्बों से खुद से ही बातें करते नजर आते हैं। थियोडोर अभी भी इस नए दौर को समझ नहीं पा रहा होता। जल्दी से वहां से निकलने के लिए वो सड़क किनारे खड़ी एक कार का दरवाजा खोल देता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही कार का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। आवाज सुनते ही पुलिस वाले दौड़ते हुए उसकी तरफ आते हैं। हालात बिगड़ते देख थियोडोर कार छोड़ देता है और तभी उसकी नजर पास खड़ी एक पुरानी हार्ले मोटरसाइकिल पर पड़ती है। ऐसी बाइक चलाने में वो पूरी तरह माहिर होता है, इसलिए बिना देर किए वो बाइक स्टार्ट करता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। पीछे लगे पुलिस वाले बस देखते ही रह जाते हैं, लेकिन आगे रास्ते में अचानक उसकी बाइक सीधे पुलिस स्टेशन से निकल रही अन्ना की कार से टकरा जाती है, जिसमें डैनियल भी साथ होता है। किस्मत अच्छी होती है कि किसी को चोट नहीं लगती। डैनियल इसे इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत का इशारा मान लेता है। वो तुरंत अपनी जेब से वही पुरानी काले सफेद फोटो निकालता है और थियोडोर के हाथ में थमा देता है। फोटो देखते ही थियोडोर का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि उसमें मौजूद हर एक चेहरे को वो पहचान लेता है। वो टूटे हुए लहजे में कहता है कि उसे घर जाना है, अपनी पत्नी से मिलना है, क्योंकि उसे अब तक समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन बाइक टक्कर में पूरी तरह खराब हो चुकी होती है। इस बार अन्ना आखिरकार मान जाती है। वो उससे पूछती है कि जाना कहाँ है। घबराहट और उम्मीद के बीच थियोडोर बस यही कह पाता है कि उसे घर जाना है, अपनी पत्नी से मिलना है, उसे सब कुछ बताना है। अन्ना उसे कार में बैठने के लिए कहती है और तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में जिन गलियों से कभी थियोडोर की जिंदगी जुड़ी हुई थी, वो अब उसे पूरी तरह अजनबी लगती है। हर मोड़ पर उसे लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पुराने घर पर पड़ती है, वो एक पल में पहचान लेता है। घर बहुत ज्यादा बदला नहीं होता। गाड़ी रुकते ही वो खुद को रोक नहीं पाता और बिना कुछ सोचे दौड़ता हुआ अंदर की तरफ चला जाता है। जोर जोर से आवाज लगाता है, पॉलिन पॉलिन। फिर घबराकर कहता है, हेलो, कोई है क्या? पॉलिन, क्या तुम घर पर हो? वो पूरा घर छान मारता है, हर कमरे में झांकता है, लेकिन कहीं भी पॉलिन नजर नहीं आती। तभी पीछे से एक अनजान आदमी सामने आता है और पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। थियोडोर घबराकर कहता है कि वो पॉलिन का पति है, लेकिन सामने वाला इस बात पर यकीन नहीं करता। थोड़ी बातचीत के बाद वो आदमी बताता है कि वो पॉलिन का पुराना दोस्त है और उसकी देखभाल करने आया है। वो समझाता है कि पॉलिन अभी मिट्टी के बर्तन बनाने की क्लास गई हुई है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। इंतजार करते हुए थियोडोर की नजर दीवार पर टंगी एक शादी की तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में पॉलिन दुल्हन बनी होती है, लेकिन उसके साथ खड़ा दूल्हा कोई और होता है। ये देखते ही थियोडोर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब उसे पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। पॉलिन ने उसका इंतजार नहीं किया था। उसने कब का दोबारा शादी कर ली थी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसका वो घर जिसे थियोडोर ने अपने सपनों से भरा था, अब किसी और की खुशहाल दुनिया बन चुका था। वो खुश थी। ये देखते ही थियोडोर की आंखें एक ही पल में भर आती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि वक्त इतनी बेरहमी से सब कुछ बदल सकता है। पास खड़ी अन्ना ये सब चुपचाप देख रही होती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि ऐसा दर्द कोई मानसिक मरीज नहीं दिखा सकता। वो तुरंत अपने फोन पर थियोडोर कोल नाम सर्च करती है और जो सामने आता है वो दिल तोड़ देने वाला सच होता है। इंटरनेट पर थियोडोर की खबर मौजूद होती है, जिसमें लिखा होता है कि 1941 में बर्मा के युद्ध क्षेत्र में उसका विमान क्रैश हो गया था और दुश्मनों से बचते वक्त उसकी मौत हो गई थी। अब अन्ना समझ जाती है कि पॉलिन ने दोबारा शादी क्यों की थी। जब अन्ना ये बात थियोडोर को बताने ही वाली होती है, तभी बाहर गाड़ियों की तेज आवाजें आती हैं और पूरा घर हथियारों से लैस सैनिकों से घिर जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का डायरेक्टर आगे बढ़कर थियोडोर से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सिर्फ तुम्हें उसी जगह वापस भेजना चाहते हैं जहां से तुम आए हो, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी की वजह से बार बार भूकंप आ रहे हैं। तुम एक समय की दरार से यहाँ पहुंचे हो और अगर तुम वापस चले गए तो अपनी जवान पत्नी से फिर मिल पाओगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो बताता है कि आसमान में वो दरार अभी भी खुली है,
लेकिन अब उनके पास 8 घंटे से भी कम वक्त बचा है। तभी डैनियल अचानक आगे आकर सबको रोक देता है। वो जानता है कि अगर थियोडोर वापस गया तो उसकी मौत तय है। डैनियल चाहता है कि इस बार किस्मत का फैसला बदला जाए। अफरा तफरी के बीच वो थियोडोर को जबरदस्ती कार में बैठाता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। भागते वक्त पड़ोसी का लंच पूरी तरह तबाह हो जाता है, लेकिन पुलिस की गाड़ियां फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। खुशकिस्मती से थियोडोर की ड्राइविंग कमाल की होती है। वो रास्ते की बनावट और मोड़ों का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा दे देता है। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी नदी के पास आकर गाड़ी रोकते हैं। वहां डैनियल अपने पिता की फोटो निकालता है और बताता है कि उसके पिता भी एक पायलट थे जो 2 साल पहले अफगानिस्तान में ड्यूटी के दौरान मारे गए थे। पिता के बिना ये 2 साल उसके और उसकी मां के लिए बेहद मुश्किल रहे हैं। थियोडोर को देखकर उसे अपने पिता की याद आ जाती है और यही वजह है कि वो किसी भी हाल में उसकी मदद करना चाहता है। थियोडोर भी अब समझ चुका होता है कि वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पॉलिन अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी है। फिर भी उसके दिल में एक आखिरी ख्वाहिश बची रहती है। जाने से पहले वो अपनी पत्नी को बस एक बार और देखना चाहता है। इसी दौरान डैनियल अपने दिल की बात उसके सामने रख देता है। वो कहता है कि अगर पिछली बार तुम्हारा जहाज गिरा और तुम्हारे पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था, तो शायद अगली बार जब दुश्मन तुम्हारा पीछा करे तुम ज्यादा हिम्मत दिखा सको, या फिर अगर तुम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो तो क्या इस बार किस्मत बदली जा सकती है। मुमकिन है यही वजह हो कि वक्त की दरार तुम्हें यहाँ लाई है ताकि तुम्हें दूसरा मौका मिल सके। यही सोचकर दोनों तय करते हैं कि किसी मिलिट्री स्टोर से कुछ जरूरी सामान लिया जाए, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो दुकान बंद मिलती है। डैनियल दरवाजा तोड़ने का सुझाव देता है, मगर थियोडोर मान लेता है कि इस तरह का मजबूत लोहे का ताला खोलना उसे नहीं आता। उसी वक्त दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसी के लोग समुद्र से थियोडोर का विमान बाहर निकाल चुके होते हैं। उसके सारे टूटे हुए हिस्से इकट्ठा करके उन्हें अपने बेस पर ले जाया जाता है और बिना वक्त गंवाए जहाज को दोबारा ठीक करने का काम शुरू हो जाता है ताकि वो फिर से उड़ सके। कहानी पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। एजेंसी को पता होता है कि अगर थियोडोर को वापस नहीं भेजा गया तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। असल में समय की दरार पहली बार नहीं खुली है। साल 1971 में कैलिफोर्निया में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2009 में कटानिया की एक रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ था जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। इन दोनों हादसों से पहले आसमान में ऐसी ही अजीब दरार देखी गई थी। इसी वजह से नियम बिल्कुल साफ था, जो भी चीजें वक्त पार करके आई हैं उन्हें बिना बदले वापस भेजना ही होगा, तभी किसी बड़ी तबाही को रोका जा सकता है। एजेंसी का डायरेक्टर अन्ना से डैनियल की लोकेशन पूछता है और किस्मत से उसी वक्त डैनियल के पास अन्ना का फोन होता है। सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से एजेंसी के लोग बहुत जल्दी दोनों तक पहुंच जाते हैं। डैनियल अपनी मां से नाराज हो जाता है कि उसने सुरक्षा एजेंसी की मदद क्यों की, लेकिन थियोडोर उसे शांत करते हुए कहता है कि वो वापस जाएगा, बस उसकी एक शर्त होती है कि वो कुछ आधुनिक हथियार अपने साथ ले जाना चाहता है। अन्ना तुरंत मना कर देती है। एजेंसी साफ शब्दों में कह देती है कि अगर कुछ भी बदला गया तो 10 मील के दायरे में मौजूद हर चीज तबाह हो सकती है। तुम न तो कुछ साथ ले जा सकते हो और न ही किस्मत से छेड़छाड़ कर सकते हो। ये सुनकर थियोडोर समझ जाता है कि अब हालात के आगे झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जाने से पहले उसके दिल में एक आखिरी ख्वाहिश बची रहती है। वो अपनी पत्नी से एक बार फिर मिलना चाहता है। डायरेक्टर उसे सिर्फ 5 मिनट का वक्त देता है। थियोडोर वापस घर जाता है और आखिरकार पॉलिन से आमने सामने होता है। उसके दिल में ढेर सारी बातें उमड़ रही होती हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करे। तभी बूढ़ी हो चुकी पॉलिन जैसे ही ऊपर नजर उठाती है, एक ही पल में पहचान लेती है कि सामने खड़ा आदमी वही है, उसका पति, जिसे वो बरसों पहले खो चुकी थी। इन सारे सालों में थियोडोर कभी पॉलिन को भूल नहीं पाया था और पॉलिन भी उसे कभी भुला नहीं सकी थी। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। थियोडोर भारी मन से माफी मांगता है और बताता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। पॉलिन कुछ कहती है, लेकिन थियोडोर ठीक से सुन नहीं पाता, तो वो पूछता है कि उसने क्या कहा। पॉलिन बस हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझ गई। दोनों एक दूसरे से आखिरी बार अपने प्यार का इजहार करते हैं। वो चाहते हैं कि काश वक्त यहीं रुक जाए, लेकिन तभी सुरक्षा एजेंसी का डायरेक्टर अंदर आ जाता है। अब थियोडोर को जाना होता है। वो बाहर निकल जाता है और पॉलिन वहीं खड़ी रह जाती है। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। जाते वक्त डैनियल थियोडोर को कसकर गले लगा लेता है और कहता है कि आप मजबूत हैं, आप ठीक रहेंगे। थियोडोर उसे धन्यवाद देता है। जैसे ही वो जहाज में चढ़ने वाला होता है, उसे याद आता है कि उसकी चॉकलेट तो पीछे रह गई। वो डैनियल से पूछता है तो डैनियल बताता है
कि लौटते वक्त उसे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए उसने वो चॉकलेट खा ली। अब सिर्फ उसका रैपर बचा है, लेकिन अब किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि कुछ बदला जा सके। थियोडोर कहता है कोई बात नहीं, वो सफल होगा। वक्त की दरार उसे चॉकलेट वापस ले जाने के लिए नहीं लाई थी, बल्कि इसलिए लाई थी ताकि वो अपनी पत्नी से आखिरी बार ठीक से अलविदा कह सके, और वो काम अब वो कर चुका होता है। इसके बाद एजेंसी का स्टाफ उसकी सारी तैयारियां पूरी करता है। थियोडोर मशीन को चालू करता है, एक पल के लिए डैनियल की तरफ देखता है, उसे सलाम करता है और फिर आसमान में खुली उस समय की दरार की तरफ उड़ान भर देता है। उसके हाथ में अब भी उसकी पत्नी की फोटो होती है। आंखों में डर नहीं बल्कि पूरा भरोसा होता है और चेहरे पर अजीब सा सुकून दिखाई देता है, जैसे वो अपने नसीब को पूरी तरह स्वीकार कर चुका हो। तभी आसमान में एक तेज गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल वो समय की दरार बंद हो जाती है। राहत की बात ये होती है कि आसपास किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, सब कुछ शांत हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा लगता है कि चॉकलेट ने इस दुनिया पर कोई असर नहीं डाला। शायद यही वजह थी कि मरने से पहले थियोडोर के दिल में पत्नी की जो गहरी याद और प्यार था, वही उसे वक्त की दीवार के पार ले आया था। लेकिन जब वो वापस अपने अतीत में पहुंचा, तो क्या वो सच में दुश्मनों के हाथों मारा गया या इस बार किस्मत बदल गई? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल वहीं रह जाता है।